2014 के इलेक्शंस के बाद दो चीजें बहुत फेमस हुई। एक तो टुडेज चाणक्य, जिसने ये प्रेडिक्ट किया था कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे 272 सीटें पूर्ण बहुमत लेकर आएंगे और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी अपने एग्जिट पोल में। और दूसरा जो था वो आदरणीय प्रशांत किशोर थे। आदरणीय प्रशांत किशोर ने उस चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के पूरे चुनाव प्रचार को और पूरी की पूरी इलेक्शन कैंपेन जो थी प्रबंधन किया था, इलेक्शन मैनेजमेंट किया था। और उस इलेक्शन में ये दो लोग बहुत फेमस होकर निकले और इन दो लोगों के बारे में एक तरह से फिनोमेना बन गया कि टुडेज चाणक्य ने ऐसा प्रेडिक्ट किया था और वैसा ही रिजल्ट आया, या प्रशांत किशोर बहुत बड़े पोल स्ट्रेटेजिस्ट हैं और इस तरह की चीजें। आदरणीय प्रशांत किशोर का उसके बाद से जब आप ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो हमेशा उन्होंने उसी रेस में उसी घोड़े पर एक तरह से दांव लगाया है जो जीतने वाला घोड़ा ऑलरेडी हो, या वो 2014 का इलेक्शंस हो, या उसके बाद 2015 में बिहार इलेक्शंस हो, या फिर आगे जितने भी इलेक्शंस हुए। एक 2017 के यूपी इलेक्शन को अगर आप छोड़ दीजिए और दूसरा अगर आप 2025 के बिहार इलेक्शंस को छोड़ दीजिए। आज हम लोग जो बात भी कर रहे हैं वो 2025 के बिहार इलेक्शंस में आदरणीय प्रशांत किशोर ने जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई और उसका जो हश्र हुआ उसको लेकर ही ये बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं। अब आदरणीय प्रशांत किशोर ने जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई उसका क्या हश्र हुआ ये तो हम सबको पता है, रिजल्ट भी आ चुका है। आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में नई सरकार भी बन चुकी है और सारी बातें हैं। लेकिन जब हम आदरणीय प्रशांत किशोर के एक इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो आदरणीय प्रशांत किशोर 2014 के इलेक्शंस के बाद आए और उसके बाद तमाम राज्यों में और बहुत सारे इलेक्शंस में उन्होंने अलग अलग पार्टियों के लिए पोल स्ट्रेटेजिस्ट का काम किया और उस काम ने उन्हें बहुत फेम दिलाया। मीडिया ने इसको और बज़ बना दिया, उन्होंने प्रशांत किशोर को एक फिनोमेना बना दिया और मीडिया ने आदरणीय नरेंद्र मोदी की जीत का बहुत बड़ा श्रेय प्रशांत किशोर को दिया। 2015 की जीत का बहुत बड़ा श्रेय प्रशांत किशोर को दिया। उन्होंने आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी के जीत का बहुत बड़ा श्रेय प्रशांत किशोर को दिया और इस तरह से प्रशांत किशोर खुद में एक बहुत बड़ा फेस बन गया, पोल स्ट्रेटेजिस्ट, पोल मास्टर, चाणक्य, व्हाट्सएवर। और आदरणीय प्रशांत किशोर ने भी उस मीडिया हाइप को राइड किया और जो कैंडिडेट था, जो चैलेंजर थे, जो पॉलिटिकल चैलेंजर थे, चाहे वो आदरणीय प्रधानमंत्री हो या फिर 2015 के चुनाव में आदरणीय नीतीश कुमार और आदरणीय लालू प्रसाद यादव साथ आए वो, या आदरणीय जगन मोहन रेड्डी हो, उन लोगों को पीछे करके और उन्होंने भी अपने आप को पूरी तरह से एक तरह से मार्केट करने की कोशिश की। तो आदरणीय प्रशांत किशोर की जो समाज में या पॉलिटिकल सर्कल में या पूरे पॉलिटिक्स में देखें तो पहचान इसी तरह बनी थी। अब मैं दो तीन चीजें बहुत क्लियर करना चाहता हूं। पहली तो ये बात कि मैं आदरणीय प्रशांत किशोर का बहुत बड़ा फैन, कम से कम उनके स्ट्रेटजीज के लिए, उनसे जो सीखने को मिलता है उन चीजों के लिए, और आदरणीय प्रशांत किशोर जिस तरह की बातें करते हैं उन चीजों के लिए। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आदरणीय प्रशांत किशोर जो अपने ग्रह नक्षत्र को शांत करने के लिए शायद अपने दाहिने हाथ में अब पन्ना पहनने लगे हैं, उसके साथ साथ उनको मोती भी पहनना चाहिए, क्योंकि वो उनको ज्यादा कामनेस देगा। और वो जिस तरह अपने वॉइस को रेज करते हैं या अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रूव करने के लिए जिस तरह से जोर से बोलते हैं, या उनके पूरे के पूरे पदयात्रा के दौरान भी या भाषणों में भी जिस तरह वो डांटने डपटने लगते हैं लोगों को, या इंटरव्यूअर्स को भी जिस तरह अपनी बात कहते कहते वो डांटने लगते हैं, वो थोड़ा सा उनको कम करना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर कंट्रोल करना उनको बहुत जरूरी है। सोसाइटी में हर तरह के लोग होते हैं, उनका कॉर्पोरेट कल्चर रहा है, उनको ऐसे लोगों के साथ डील करने की आदत रही है जो पहले से चीजों को जानते हैं, पहले से कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो उन लोगों को एक तरह से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या एक जॉब के वर्ल्ड में लोगों को डांट के और इस तरह से काम कराया जा सकता है, बट सोसाइटी में जब आप काम करते हो तो सोसाइटी में हर तरह के लोग होते हैं और सोसाइटी में हर तरह के लोग होने पर उन लोगों को उसी तरह से बात करना पड़ता है। अगर उन लोगों को आप डांटने डपटने लगो और हर बार इसी तरह से बात करो और अपना कामनेस खो दो, आप जल्दी गुस्सा हो जाओ, तो सोशल एरिया में और सोशल लाइफ में आप बहुत अच्छा सरवाइव नहीं कर सकते हो। और सोसाइटी में, और बेसिकली सोसाइटी में भी, बिहार में अगर वो राजनीति करना चाहते हैं तो बिहार में इस तरह के ही लोग हैं जिनको ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बहुत ज्यादा समझ नहीं है, वो उस तरह से नहीं समझते चीजों को, और वो इस
स्तर तक की बात करते हैं जिससे उनका फ्रस्ट्रेट होना स्वाभाविक है, लेकिन उस फ्रस्ट्रेशन को अपने ऊपर हावी उनको नहीं होने देना चाहिए। एक शुभचिंतक के तौर पर, एक फैन बॉय के तौर पर मैं उनसे ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा। बिहार में बहुत कम ऐसे समझदार लोग हैं जो राजनीति में या राजनीतिक तौर पर किसी को वोट दें उनसे डांट खा के। जिस तरह आदरणीय प्रशांत किशोर बात करते हैं या जिस तरह से आदरणीय प्रशांत किशोर गुस्सा होते हैं या उनकी बातों में आवाज तेज हो जाती है, उनका इम्पेशेंट दिखता है, उनका ये थोड़ी नाराजगी दिखती है, उनकी डांट डपट दिखती है, इस तरह से लोग वोट तो और नहीं देने वाले, क्योंकि उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता। वो तो कह देंगे सरकार कौन सा हमें खाने को दे देगा, हम किसी का ज्ञान क्यों सुने, हमें कोई भगवान ही जिलाएंगे, जैसे कटेगा कटेगा, उसमें सरकार का क्या, हम इतना ज्ञान किसी का नहीं सुनने वाले। इसलिए आदरणीय प्रशांत किशोर को जब सोशल एरिया में काम करना है, सोसाइटी में काम करना है, तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए जिससे उनका इम्पेशेंट दिखे या उनका एंगर दिखे, उनका फ्रस्ट्रेशन दिखे। समाज में हर तरह के लोग हैं और उनको इसी तरह समझाना पड़ता है ताकि उनका मैसेज क्लियर कट जाए। और अगर आदरणीय प्रशांत किशोर इस चीज को नहीं सुधारते हैं तो लोग उनके साथ जुड़ने की बजाय उनके दुश्मन ज्यादा होंगे, और ये मेरे लिए भी एक पर्सनल लेवल पर लॉस ही होगा, क्योंकि आदरणीय प्रशांत किशोर से जितना सीखने को मिलता है उतना शायद कहीं और सीखने को ना मिलेगा। इसलिए एक फैन बॉय के तौर पर मैं उनके लिए यही कहूंगा कि उनको अपने थोड़े एंगर पे कंट्रोल रखना चाहिए, उनको अपनी बातें कहने के लिए मोर पोलाइट वे में अपनी बातें कहनी चाहिए और लोगों को उनके समझ के स्तर के अनुसार ही उनको बातें समझानी चाहिए, उस लेवल से समझानी चाहिए, उस तरीके से समझानी चाहिए ताकि उनको बेहतर समझ में आए। आदरणीय प्रशांत किशोर की जो राजनीतिक पारी शुरू हुई वो दरअसल बंगाल के 2021 के चुनाव में जो वो हाई वेव पे हाई टाइड पर राइड करते हुए आए, उस जीत के साथ आए। उसमें भी उनका एक चैट रूम वाला जो डिस्कशन हुआ था बहुत सारे पत्रकारों के साथ, वो लीक हुआ था और उस लीक में उन्होंने इस तरह की बातें कही थी जैसे लग रहा था कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी बंगाल के चुनाव में कोई बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा रिजल्ट देने वाली है। वो एक तरह से उन्होंने अपना सेफ गेम खेला था, क्योंकि रिजल्ट तो उनको भी पता नहीं रहता ना, किसी को पता नहीं रहता। लेकिन उन्होंने उसमें ये भी क्लेम किया था कि भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों के अंदर सिमट जाएगी, और जब रिजल्ट उसी तरह का आया तो अपने चैट रूम में जो वो बातें कर रहे हैं तो उसके ऊपर उन्होंने फोकस नहीं किया, उसकी बजाय जो अपने 100 सीट्स का एक प्रेडिक्शन साथ में बैलेंस बनाने के लिए दिया था उसको ज्यादा उन्होंने मार्केट किया। और सिंपल सी बात है, वो मार्केटिंग के दम पर बहुत ज्यादा चले भी। और उस बंगाल के 2021 के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद उन्होंने ये तय किया कि अब मैं कुछ नया करूंगा, और वो नया उनका यही था कि उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी, अपना एक पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट किया जन सुराज के नाम पर। उन्होंने आदरणीय महात्मा गांधी को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को इन्वोक किया, उनको अपना एक चेहरा बनाया। पहले तो सिर्फ महात्मा गांधी थे, बाद में भीमराव अंबेडकर भी उसमें जुड़े, उस लोगों में आए और उनको एक तरह से अपना चेहरा बनाया और पॉलिटिकल गेन करने की उससे कोशिश की। उन्होंने अपनी पदयात्रा शुरू की। उन्होंने महात्मा गांधी या डॉक्टर अंबेडकर को उसी तरह इन्वोक किया जिस तरह से हम लोगों ने पहले ही देख लिया था आदरणीय अरविंद केजरीवाल ने अपने आंदोलन में किया था। अपने ब्राह्मण होने के क्रेडेंशियल्स को भी उन्होंने इस तरह से इस्तेमाल किया कि उससे वो ये बताना चाह रहे थे, कि उसको ये दिखाना चाह रहे थे कि मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे नॉलेज है, मुझे चीजों की जानकारी है, मुझे चीजों के बारे में खबर है। और उस अपने ब्राह्मण होने के क्रेडेंशियल्स को भी उन्होंने इस्तेमाल किया, उसको भी उन्होंने बताया कि ये जाति की बात नहीं है, और एक तरह से अपना कूल कामनेस भी दिखाया और साथ ही साथ अपने ज्ञान को भी दिखाया कि मुझे जानकारी है। और उन्होंने जिस तरह से बात की, जिस तरह से लोगों को जागरूक किया, जिस तरह से लोगों को बताया, वो जिस भी गांव में जाते थे वहां जाति आधारित जो पॉलिटिक्स बिहार में होती है उसके बारे में लोगों को जिस तरह से डांटते थे, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचने के लिए लोगों को जिस तरह से कहते थे, उसने लोगों को टच किया। यहाँ एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि अपना जो पॉलिटिकल विंग या अपनी पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट करने के पहले आदरणीय प्रशांत किशोर कांग्रेस के पास गए थे। उन्होंने कांग्रेस को एक प्रेजेंटेशन दिया था। उस प्रेजेंटेशन में क्या चीजें थी वो तो नहीं पता, लेकिन आदरणीय प्रशांत किशोर जिस तरह से कांग्रेस से जोड़ना चाहते थे वो नहीं हो पाया अल्टीमेटली। और उसके बाद पूरे के पूरे विपक्ष ने इंडिया अलायंस के नाम पर एक ट्रायल किया जिसमें आदरणीय नीतीश कुमार सबसे आगे रहे। लेकिन जब आदरणीय नीतीश कुमार ने ये देख लिया कि उनके लिए कोई बहुत ज्यादा स्पेस इंडिया अलायंस में बन नहीं सकता है, तो वो फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। और जब ये भी इंडिया अलायंस भी फेल हो गया तो आदरणीय प्रशांत किशोर ने अपनी लास्ट होप भी कांग्रेस के साथ छोड़ दी और फिर उन्होंने अपना जन सुराज का अभियान
पूरी गति के साथ स्टार्ट किया। 2 अक्टूबर 2022 से शायद उन्होंने पश्चिम चंपारण से अपनी पदयात्रा शुरू की थी, जिसमें उन्होंने तकरीबन 3 साल में पूरा का पूरा बिहार नाप लिया। अब इस पूरे जर्नी में एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था जब उनके द्वारा समर्थित एक निर्दलीय कैंडिडेट ने एमएलसी की एक सीट जीत ली थी। उसने उनको बहुत ज्यादा पुश दिया, उसने लोगों को और उनको भी ये कहने के लिए एक बहुत टॉकिंग पॉइंट दिया कि वो बिहार की राजनीति में 2025 के चुनाव में बहुत बड़ा एक फेरबदल कर सकते हैं। और उसके बाद से मीडिया को भी इस्तेमाल करके, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके उन्होंने जिस तरह से अपने पूरे कैंपेन को डिजाइन किया, उसने बहुत बड़ा बज क्रिएट किया था 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में। 2024 के चुनाव में भी उन्होंने कोशिश तो की थी, लेकिन बहुत ज्यादा अट्रैक्शन उनको मिल नहीं पाया, या उनका पूरा एक कैंपेन स्टार्ट हो नहीं पाया था। शायद इसलिए उन 2024 के इलेक्शंस में उन्होंने बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया। लेकिन उनकी पूरी की पूरी तैयारी जो कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए थी, इसलिए बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने पूरी तरह फोकस किया। बिहार के 2025 के चुनाव में उन्होंने काफी नॉइज क्रिएट किया, काफी बज क्रिएट किया। लोगों को ये लगने लगा था कि वो शायद कुछ बहुत बड़ा करेंगे, लोगों को लगने लगा था कि वो शायद कुछ बहुत रियल में आमूलचूल परिवर्तन कर देंगे, या चुनाव में बहुत एक अप्रत्याशित जीत की तरह, या किसी न किसी पार्टी को बहुत बुरी तरह से डेंट करेंगे, किसी न किसी इंडिया अलायंस को या फिर एनडीए को बहुत बुरी तरह से डेंट करेंगे। और लोग इसको एक थर्ड फ्रंट, थर्ड पावर मान के देखना चाह रहे थे कि बिहार के चुनाव में आखिर उनका इंपैक्ट कितना रहता है। बिहार के 2025 के चुनावी यात्रा में उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े, बहुत सारे सोसाइटी के ऐसे सारे लोग जुड़े जो बहुत नामी गिरामी थे, जिन्होंने काफी पैसे बनाए थे, जिनके पास एक आप कह सकते हो कि एक डिसेंट वे से पैसे आए थे, और उन लोगों की पॉलिटिकल एम्बिशंस भी थी। तो आप देखोगे कि बिहार के हर गांव, हर कस्बे, हर इलाके में उनके स्टिकर्स, उनके पोस्टर्स, उनके सारी चीजें लगी हुई थी, और बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, नौकरशाह, पूर्व नौकरशाह उनके साथ जुड़े, पूर्व में राजनीति में भी रहे हुए लोग उनके साथ जुड़े, और उन सब लोगों ने एक तरह से अपना एक कैंपेनिंग किया कि शायद उनको भी जन सुराज की ओर से एक मौका मिल सकता है चुनाव लड़ने का, और उन चुनावों में वो बेहतर कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी उनके साथ हैं जिन लोगों के पास महागठबंधन या एनडीए में टिकट मिलना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि 2 मेन फोर्सेस थे बिहार में, इंडिया अलायंस और एनडीए, और इन दोनों में टिकट के लिए बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन था। तो जिन लोगों के पास थोड़ी पॉलिटिकल एम्बिशंस थे, जिन लोगों के पास रिसोर्सेस थे, जिन लोगों के पास पैसे थे, उन लोगों ने जन सुराज को हाथों हाथ लिया और उसको एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनाने में, या कम से कम उसका एक हाइप क्रिएट करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा था कि उनके एम्बिशंस आदरणीय प्रशांत किशोर की बातों से, उनके जो बहुत अट्रैक्टिव भाषण थे, जिस तरह लोग उनके बारे में बात कर रहे थे, उस राइड पर सवार होकर बहुत सारे लोग खुद भी चाहते थे कि उनके पॉलिटिकल एम्बिशंस पूरे हो जाए। इस तरह के एम्बिशंस पूरे हो जाए जो शायद भारतीय जनता पार्टी से या एनडीए से टिकट नहीं मिल सकता था जिनको, या जिनको महागठबंधन से भी टिकट मिलने के चांसेस बहुत कम थे। तो इस तरह से एक बड़ा वर्ग उनके साथ आया, और इसी के बाद आदरणीय प्रशांत किशोर ने बहुत लाउड माउथ्स, बहुत सारे क्लेम्स करने शुरू कर दिए। उन्होंने भी राजनीतिक तौर पर बहुत तरह के आरोप लगाए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, गलत तरीके से पैसे कमाने के आरोप लगाए, अपराधी होने का भी आरोप कुछ नेताओं के ऊपर लगाया। उन्होंने ऑल गन्स ब्लेजिंग वो निकल आए और अपने सभी पॉलिटिकल अपोनेंट्स, चाहे वो नीतीश कुमार हो या फिर सम्राट चौधरी हो, दिलीप जायसवाल हो, आदरणीय तेजस्वी यादव हो, सबके खिलाफ उन्होंने हर तरह के क्लेम्स किए, हर तरह की बातें की, और बहुत सारी ऐसी बातें की जो बिलो द बेल्ट भी कही जा सकती है, और साथ ही साथ ये भी कहा जा सकता है कि उसने लोगों को अट्रैक्ट भी किया। जब वो आदरणीय तेजस्वी यादव के बारे में ये कहते थे कि वो 9वीं पास नहीं हो पाए, वो क्या कर पाएंगे, और जिस तरह से उन्होंने इस बात को इन्वोक किया कि उनके माता और पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे तब भी वो मैट्रिक नहीं पास कर पाए, तो इसको लोगों ने हाथों हाथ लिया। उन्होंने आदरणीय नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के बारे में जिस तरह से बातें की, उसको भी लोगों ने हाथों हाथ लिया, और आदरणीय नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के बारे में बातें भी होने लगी। उन्होंने बहुत सारे ऐसे मुद्दे भी उठाए, उन्होंने पर्सनल लोगों से बात किया कि आपके बच्चों को क्या मिल रहा है, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए, और इसने एक ट्रैक्शन क्रिएट किया था वोटर्स के बीच में, जिसने एक बहुत बड़ा माहौल बनाया जनसुराज के पक्ष में भी। कम से कम मीडिया में तो ये माहौल जरूर बना था, और मीडिया के थ्रू उन्होंने इंटरव्यू पे इंटरव्यू दिए, लगातार वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहे, लगातार उनके वीडियोस आते रहे, लगातार उनके इंटरव्यूज आते रहे, और एक तरह से
उन्होंने महात्मा गांधी को इन्वोक करते हुए एक बहुत ज्यादा सिद्धांतवादी, एक बहुत ज्यादा मैन ऑफ प्रिंसिपल की तरह बातें की, ऐसी बातें की जो लोगों को टच करती हैं, जो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। विद्रोही स्वभाव की ही बातें थी वो, लेकिन वो बातें ऐसी थी जिसने यूथ को भी बहुत अट्रैक्ट किया, लोगों को भी बहुत अट्रैक्ट किया, और उनका मेन फोकस भी था महिलाओं के ऊपर, यूथ के ऊपर, और साथ ही साथ रोजगार के ऊपर। यूथ और महिलाएं जो नए वोटर्स थे वो उनके लिए एक बहुत बड़े टारगेट थे, महिलाएं उनके लिए बड़ी टारगेट थी। और पिछले 2020 के चुनाव में जो 20-25% वोट एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों को नहीं मिला था, उसको उन्होंने टारगेट करने की कोशिश की थी। और खुद की भी पिक्चर उन्होंने इस तरह से पेंट की जैसे लार्जर देन लाइफ, चूंकि उनके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड था, पॉलिटिकल कैंपेनिंग का उनके पास एक एक्सपीरियंस था, उसको मीडिया ने भी बहुत हाथों हाथ लिया और एक तरह से वो लार्जर देन लाइफ पिक्चर बन गए, और एक तरह से थर्ड फ्रंट इक्विवेलेंट टू एनडीए और इक्विवेलेंट टू इंडिया अलायंस वो खड़े हुए थे जरूर। बिहार चुनाव के पहले तो ऐसा ही लग रहा था माहौल देखकर। उसके बाद उन्होंने अपने जो लाउड माउथ बहुत सारे क्लेम्स थे उसको और स्ट्रॉन्ग किया कि जेडीयू को 25 सीटें नहीं आएंगी, आदरणीय नीतीश कुमार नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, अगर ऐसा होता है तो वो राजनीति छोड़ देंगे। और इसके अलावा भी बहुत तरह की उन्होंने बातें की जिसने लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया, उनको ट्रैक्शन दिया। चुनाव की एक धुरी टाइप से वो बन गए थे, एक धुरी वो भी हो गए थे, एक थर्ड कॉर्नर, थर्ड फ्रंट उन्होंने भी अपना बिहार चुनाव में प्रेजेंट किया था। अब जो उन्होंने राजनीति छोड़ देने की बात और इस तरह की बातें की थी वो क्लियर था, वो इन चीजों को कभी फॉलो नहीं करेंगे। और मुझे तो ये हमेशा से क्लियर था कि वो बाद में बोल देंगे वो पॉलिटिकल हीट में थी बातें, या फिर पॉलिटिकल बातें थी, पॉलिटिकल क्लेम्स थे, और उसको लेकर वो आगे नहीं चलेंगे। और बिहार चुनाव के रिजल्ट के बाद उन्होंने इसको साबित भी किया है, क्योंकि हम लोगों ने इसको आदरणीय केजरीवाल की राजनीति में देखा था। उन्होंने भी बड़े बड़े क्लेम्स किए थे, सब लोगों के ऊपर आरोप लगाए थे, और बाद में उसको पॉलिटिकल आरोप कह दिया। आदरणीय शीला दीक्षित के ऊपर आरोप लगाया, आदरणीय अरुण जेटली के ऊपर आरोप लगाया। एक तरह से लोगों का अट्रैक्शन पाने के लिए, मीडिया अट्रैक्शन पाने के लिए इस तरह के गिमिक्स लोग करते हैं। और ये क्लियर था कि आदरणीय प्रशांत किशोर भी जो लंबी लंबी बातें कर रहे हैं उसको वो भी फॉलो नहीं करने वाले। उन्होंने बस क्रिएट करने के लिए सब कुछ किया, उनके ऊपर आरोप भी उनके पार्टी में भी लगे कि उन्होंने भी टिकट्स बेचे हैं फंड रेज करने के लिए, या फिर उन्होंने अपने कैंडिडेट्स बनाने के लिए लोगों को टिकट बेचे हैं। ऐसे तो सिर्फ आरोप लगे, लेकिन उन्होंने भी कोई भी मौका नहीं छोड़ा। वो राघोपुर भी गए थे जहां से आदरणीय तेजस्वी यादव चुनाव लड़ते हैं, और उन्होंने ये भी कहा था कि हो सकता है मैं राघोपुर से चुनाव लड़ जाऊं। हालांकि बाद में वो वहीं से पलट गए, क्योंकि ये ऐसा क्लेम था जिसको उसी समय जनता को देख लेना था, और उनको पता था कि राघोपुर से वो तेजस्वी यादव के खिलाफ कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने चुनाव तो नहीं लड़ा, लेकिन उन्होंने वहां पर भी एक मूवमेंट बनाया, पूरा का पूरा एक हाइप क्रिएट जरूर किया था। और राघोपुर से चुनाव लड़ने की बात कहकर और फिर चुनाव न लड़ना, इसी ने उनके जो आधारहीन होने के, उनके बेसलेस होने के, ये पहला हिंट इसी ने दिया था कि जब उन्होंने कहा कि पहले जनता से बात करेंगे, पार्टी में बात करेंगे, और फिर हम हो सकता है कि हम लोग राघोपुर से भी मैं चुनाव लड़ जाऊं। और फिर उन्होंने नहीं किया, तो लोगों को ये हिंट मिल गया था कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की स्थिति डामाडोल है। वो हाइप क्रिएट किया हुआ है, बट जमीन पर उनके पास कुछ नहीं है। इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद सब कुछ क्लियर हो गया, उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया। 0 सीट्स आई, 3-3.5% वोट आए उनको। अपना राज्य में भी एक राजनीतिक दल रजिस्टर रहने के लिए 6% वोट चाहिए था, 3% वोट आया, 3.5%, तो वो उस चीज को भी मेंटेन नहीं कर पाए। उसके बाद वो चुपचाप रहे, 2-3 दिन वो गायब रहे, पूरे डिबैकल को हैंडल किया उन्होंने, आर्ग्यूमेंट्स बनाए। उसके बाद वो मीडिया के सामने आए। संडे को उनको मीडिया के सामने आना था, लेकिन उन्होंने टेस्ट किया वाटर को। उन्होंने अभय सिंह जी, आदरणीय पप्पू सिंह भी उनका नाम है, उसी तरह मनोज भारती जी जो हैं उनको पहले सामने किया, और एक तरह से मीडिया को वाटर टेस्ट करने की कोशिश की कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और उसके बाद अगले दिन वो स्वयं प्रकट हुए, उन्होंने सारे जवाब दिए। और जब उनसे ये पूछा गया उनके राजनीतिक क्लेम के बारे में कि 25 सीटें जेडीयू को आएंगी तो राजनीति छोड़ देंगे, तो उन्होंने उसी तरह के आर्ग्यूमेंट्स दिए जो एक पॉलिटिशियंस देता है, मोटी चमड़ी वाले आर्ग्यूमेंट्स दिए। उन्होंने कहा मैं किस पद पे ही हूं जो छोड़ दूं, और इस तरह की बातें की उन्होंने। उसके बाद उनके धड़ाधड़ 2-3 इंटरव्यू हुआ। एनडीटीवी को उन्होंने इंटरव्यू देकर शुरुआत की। उसके बाद उनका और निखर कर व्यक्तित्व आया जब उन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू दिया। और तीसरा इंटरव्यू जो उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप में प्रीति चौधरी जी को दिया, तो उसने उनको और कॉन्फिडेंस दिया, और उस पे उन्होंने और स्ट्रांगली बात की, क्योंकि उनको धीरे धीरे ये समझ में आ गया कि उनके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं चुनाव हारने के बाद भी राजनीति में बने रहने को, उसको एक तरह से अब मीडिया बहुत ज्यादा उसकी छीछा लेडर नहीं करेगा। तो उन्होंने
फिर इंडिया टुडे को भी इंटरव्यू दिया और इस तरह से वो वापस आ गए और उस क्लेम को पीछे छोड़ दिया। उसके बाद बहुत सारे नए क्लेम्स करने शुरू कर दिए। इन सब के बीच न उन्होंने राजनीति छोड़ी, न राजनीति से रिटायर हुए और न ही पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स करने छोड़े। उन्होंने वो दावे जो अपने पहले करते थे, वो उन दावों से वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा कि आदरणीय नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन को 25 सीटें भी नहीं आनी थी और ये बात मैंने पहले भी कहा था। और उन्होंने हर तरह के पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दिए, लेकिन जब उनसे उनके पॉलिटिकल स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया जो कि वो रिटायर हो जाएंगे क्या, तो उसके ऊपर डिफेंसिव होके वही खेलने लगे कि मैं किसी पद पे नहीं हूं, मैं बिहार की बात तो करूंगा, मैं 10 साल दूंगा और तरह तरह के आर्गुमेंट्स उन्होंने दिए जो कोई भी एक हारा हुआ व्यक्ति देता है। लेकिन चूंकि उन्होंने राजनीति करनी ही है, चूंकि राजनीति का पॉइंट उनके पास है, चूंकि उन्होंने राजनीति करने का प्लान ही किया है, इस तरह के डिबेकल को उन्होंने सोचा नहीं था, इसलिए थोड़े से डिफेंसिव होते रहे। लेकिन उन्होंने उसको हैंडल किया और यही कोशिश की कि अब राजनीति में तो है भैया और अगले चुनाव तक भी रहेंगे। एक तरह से वो फिर से ट्राई करेंगे, ये एक क्लियर हो गया। यानी कि वो पुराने अपने जितने दावे थे उनसे भी पलट गए और साथ ही साथ उन्होंने दिखा दिया कि वो भी सीजन पॉलिटिशियंस की तरह बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन करना उनको कुछ नहीं है। अब दरअसल उन्होंने जो अपनी हार की वजह बताई वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बात करने के लिए, कि वो किस तरह से एक सीजन पॉलिटिशियंस की तरह थिक स्किन हो गए हैं, किस तरह वो अपने बातों से मुकरना चाहते हैं और किस तरह वो कोई दूसरे पॉलिटिशियंस या अलग तरह की राजनीति नहीं कर रहे, वो वही राजनीति कर रहे हैं जो बाकी लोग करते हैं। बस उसको वो नया सेलेबल आइडिया बनाना चाहते हैं और यही वो वजह है जिसकी वजह से आने वाले भी चुनाव में उनके पास ऑप्शंस बहुत कम रह जाएंगे। पहला तो उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री रोजगार योजना शुरू हुई बिहार में और 10,000 रुपए का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया गया, वो ये कह रहे हैं कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था और सरकार ने ये दावा किया था कि हम वापस आएंगे तो हम 2 लाख रुपए देंगे, जबकि ये दावा बहुत मिक्स टाइप का है। सरकार ने ये जरूर कहा था कि हम 10,000 रुपए पहली किस्त के रूप में दे रहे हैं, लेकिन वो पहली किस्त उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये गायब कर दिया कि ये बिजनेस करने के लिए है और उसके इवैल्यूएशन के ऊपर अगले 6 महीने में 2 लाख तक मिलेगा, 2 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। लेकिन बार बार उन्होंने यही इन्वोक किया कि वो 10,000 रुपए बहुत बड़ी चीज है और उस 10,000 की वजह से ही एनडीए वापस आ गई या आदरणीय नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 25 से ज्यादा सीटें आई और इसी वजह से वो लोग जीत पाए। वो बार बार इसी को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हुए दिखे अपने तीनों इंटरव्यू में। और इस चीज को एस्टैब्लिश करने में उन्होंने वो जो सरकार की नोटिफिकेशन था उस नोटिफिकेशन को या तो मिसरीड किया या मिसकोट किया या ये दिखाने की कोशिश की कि 2 लाख रुपए के लालच में लोग उनके साथ आए, जो कि पूरी तरह सही नहीं है, हालांकि पूरी तरह गलत भी नहीं। दूसरा, उन्होंने अपने हार का कारण बताया कि सरकार ने पूरी की पूरी मशीनरी को जीविका दीदी जिनको कहते हैं उनको लगाया था और उनको इसलिए लगाया था कि बूथों पर भी उनको लगाया गया था ड्यूटी और उन लोगों के थ्रू ये बताया गया कि अगर 2 लाख रुपए चाहिए, अगर 10,000 रुपए आपको मिले हैं और आगे 2 लाख रुपए चाहिए तो इस पार्टी को वोट दो, जो सरासर गलत है। एक आप बूथ पे उनके एक प्रत्याशी थे मनीष कश्यप, उन्होंने ये कहा था, इसके बारे में उन्होंने विवाद करने की कोशिश की थी, लेकिन उस केस के अलावा कहीं पर ऐसा केस नहीं था। महागठबंधन के किसी प्रत्याशी ने इस तरह का दावा नहीं किया कि जीविका की जो दीदियां थी वो लोगों को ये कह रहे थे या उन लोगों को इस तरह से मोटिवेट कर रहे थे कि किसी पर्टिकुलर पार्टी को वोट देना है। जीविका की दीदियों ने, चुनाव आयोग ने भी इस बात को माना कि जीविका की दीदियों ने वॉलंटियर के रूप में काम किया, लेकिन जीविका की दीदियों ने वोटिंग करवाने के लिए काम किया। आप किसी को भी वोट दो, उन्होंने कहीं पर भी ऐसा केस नहीं आया है, कहीं भी उनके कैंडिडेट्स ने ड्यूरिंग इलेक्शन क्लेम नहीं किया, उनके पोलिंग एजेंट्स ने कहीं पर भी ड्यूरिंग इलेक्शन क्लेम नहीं किया कि जीविका की दीदियां किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए काम कर रही थी। वो वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए, वीटीआर यानी वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए वो काम जरूर कर रही थी। उन्होंने चुनाव आयोग के वॉलंटियर्स के रूप में काम किया, लोगों को उनके घर घर जाके उनको घर से निकाला कि आप वोट देके आओ, किस पार्टी को देकर आओ, इस तरह का क्लेम महागठबंधन ने कहीं पर नहीं किया। तो आदरणीय प्रशांत किशोर अगर इस बात को बार बार पुश भी करना चाहते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा विश्वसनीय बात नहीं, क्योंकि अगर इस तरह की बात होती तो उनके कैंडिडेट्स ने, महागठबंधन के कैंडिडेट्स ने, और गांव में अगर वो जाकर ये दीदियां कह रही होती कि इस पर्टिकुलर पार्टी को वोट दो, तो जरूर उस गांव में बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो एनडीए के पक्ष में नहीं बल्कि महागठबंधन के पक्ष में वोट कर रहे होते, तो उन लोगों ने तो क्लेम किया होता। इसलिए चुनाव हार जाने के बाद ये क्लेम वो जो करना चाह रहे हैं वो बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश नहीं होता है।
और ये सारे क्लेम्स वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चुनाव हार गए। ना ही ड्यूरिंग इलेक्शन महागठबंधन के या उनके प्रत्याशी ने इस तरह की बातें की थी, ना काउंटिंग के दौरान भी इस तरह की बातें की। जब रिजल्ट आ गया तब इस तरह के आर्गुमेंट्स उन्होंने खोज लिए और उन्होंने वही जो रिजल्ट के बाद वो आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उसमें उन्होंने कहा था कि मैं एक दिन का मौन करूंगा इस हार के बाद। वो मौन में शायद उन्होंने इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स डेवलप किए थे और फिर उसी को बार बार क्लेम वो करना चाह रहे हैं, जो कि गले नहीं उतरती बात। उन्होंने एक बहुत जबरदस्त बात ये भी कही कि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि 10% 8% वोट उनको आ जाएगा। ये क्लेम कहां से आ गया उनके पास पता नहीं, लेकिन वही चीज है कि वो बार बार इसको रीइटरेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपना वो पॉइंट साबित कर सके कि 10,000 रुपए और जीविका दीदियों ने उनके लिए वोट नहीं करने के लिए कहा और एनडीए के लिए वोट करवाने के लिए लोगों को विवश किया और इस तरह की बातें। इसी को एस्टैब्लिश करने के लिए वो बार बार ये मीडिया के या इस तरह की खबरें दे रहे हैं कि 8% और 10% के वोट्स उनको आ सकते थे। उन्होंने कभी चुनाव ही नहीं लड़ा था तो उनको 8% आएगा या 10% वो कैसे कह सकते हैं, भगवान जाने। तो यही चीजें हैं, वो शूड पॉलिटिशियंस की तरह बहुत सारे आर्गुमेंट्स दे रहे हैं। अगर वो इसमें कॉन्फिडेंट थे और वो ब्लफ नहीं कर रहे थे कि वो फर्स्ट गो में ही वो अर्स और फर्स वाला जो वो डायलॉग दे रहे थे कि 10 सीट आ जाएंगी या 150 से ज्यादा सीटें आएंगी, अगर वो ब्लफ नहीं कर रहे थे, खुद से भी झूठ नहीं बोल रहे थे, तो पूरी तरह वो एक श्रूड पॉलिटिशियंस की तरह ही बात कर रहे थे चुनाव के पहले भी। और आज जब वो 10% वोट उनको आ सकता है इस तरह के क्लेम कर रहे हैं तो वो जरूर यही कर रहे हैं कि वो पॉलिटिशियन बने हुए हैं और पूरी तरह पॉलिटिशियंस की तरह बात करते हैं। और तीसरा बड़ा क्लेम जो उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि मेरे पास सबूत तो नहीं है लेकिन ईवीएम की जिस तरह बात हो रही है, जिस तरह वोटर लिस्ट की बात हो रही है और जिस तरह से वोट चोरी की बात हो रही है, जरूर इस तरह की कुछ चीजें तो जरूर हुई हैं। क्योंकि उन्होंने कहा कि हम लोगों ने भी बहुत लोगों से बात की, उन्होंने कहा भैया वोट तो दिया था लेकिन आपका रिजल्ट में वो नहीं दिखा। अब वो इस क्लेम को, चूंकि उनके पास ग्राउंड नहीं है, तो वो ये भी कह रहे हैं कि मेरे पास साबित नहीं कर सकते, लेकिन इस क्लेम को पूरी तरह वो डिटेल बता रहे हैं। एक तरह से वो लोगों में संदेह ही उत्पन्न करना चाहते हैं और संदेह से ज्यादा वो अपने लिए एक सेफ पैसेज बनाना चाह रहे हैं, एक आर्गुमेंट तैयार करना चाह रहे हैं, एक एक्सक्यूज तैयार करना चाह रहे हैं और वही उनके इस ईवीएम और वोटर रोल से दिख रहा है। उन्होंने तो एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि अगर बैलेट से वोट नहीं होता है तो सब लोगों को चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए। हालांकि बाकी के 2 इंटरव्यूज में उन्होंने ये बात नहीं कही, लेकिन वो इस तरह से एक संशय पैदा करके अपने बारे में एक एक्सक्यूज बस क्रिएट करना चाहते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो उनके जो तीनों आर्ग्यूमेंट्स हैं इलेक्शन हारने के, वो एक तरह से पॉलिटिकल ही क्लेम है, उसको बहुत ज्यादा वो आगे कंटिन्यू नहीं करने वाले। जिस दिन ये क्वेश्चंस बंद हो जाएंगे कि उन्होंने 25 सीट का कहा था और रिटायर हो जाने का कहा था, उस दिन शायद वो ये क्लेम्स करना भी बंद कर दें। अब वो यही कह रहे हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार अब भी ठीक नहीं है, आदरणीय नीतीश कुमार का वो एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस नहीं है गवर्नमेंट में, और जिस तरह से गृह मंत्री, गृह विभाग बीजेपी को चला गया है, आदरणीय सम्राट चौधरी जिस तरह से गृह मंत्री बने हैं, उसको तो वो सीधे ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री विदाउट पोर्टफोलियो है, जबकि उनको पता नहीं है कि अभी भी सामान्य प्रशासन विभाग उनके पास है, जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं उनके ट्रांसफर पोस्टिंग का पूरा माननीय मुख्यमंत्री के पास ही है। और उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे विभाग जो किन्हीं अन्य मंत्रियों को नहीं दिए गए हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री के पास ही है। तो वो फेक क्लेम सब ज्यादा कर रहे हैं, अपने लिए एक्सक्यूजेस ही बना रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार के बारे में ये कह रहे हैं कि उनको 85 सीटें आई हैं या 84 सीटें, बीजेपी से 5-6 ही सीटें कम। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के ज्यादा मंत्री बने हैं, जिस तरह से गृह विभाग उनसे चला गया है, आदरणीय नीतीश कुमार के पास कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है या मोरल ग्राउंड नहीं है। हम आदरणीय प्रशांत किशोर इसको तो मजाक ही कह रहे हैं ना कि वो आदरणीय नीतीश कुमार जो कि चुनाव जीते हैं उनके मोरल ग्राउंड की बात कर रहे हैं, जबकि उन्होंने खुद कहा था कि वो राजनीति छोड़ देंगे अगर जेडीयू जीत गई। अब जीती हुई पार्टी को वो मोरालिटी और लोकस स्टैंडाई बता रहे हैं, इससे बड़ा हास्यास्पद कोई बात नहीं हो सकती। और आप ये गौर से देखोगे अगर बिहार की राजनीति या बिहार के पोस्ट इलेक्शन राजनीति को, तो पूरा का पूरा ऑपोजिशन ही जो है वो अब उसी बात को बार बार रिट्रेट करने में लगा है कि नीतीश अभी कमजोर है, नीतीश को बीजेपी ने कमजोर कर दिया, उनसे गृह विभाग ले लिया और शायद स्पीकर का भी पोस्ट ले ले, और इस तरह से नीतीश कुमार वो नीतीश कुमार नहीं है। और अब ये गेम इस तरह से चलने लगा है, अपने लिए ये रीजन ढूंढने की बजाय कि वो क्यों हारे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की बजाय वो लोग यही ब्लेम गेम सिर्फ खेलेंगे, बेसलेस बातें करेंगे, उसके अलावा तो कुछ है नहीं उनके पास। और पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वही इन चीजों को इको करने के चक्कर में पड़ा हुआ है। पूरा का पूरा इकोसिस्टम इसके ऊपर बार बार बात कर रहा है कि गृह मंत्रालय
ले लेना, जैसे कि मुख्यमंत्री पद ही छीन लेना है, स्पीकर का पद ले लेना जैसे मुख्यमंत्री पद ही छीन लेना है। उनको ये नहीं दिखता कि आदरणीय नीतीश कुमार की पार्टी जब 40-45 सीटों पर सिमट गई थी तब भी बीजेपी ने उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया, गृह विभाग तब भी उनके पास था, स्पीकर का पोस्ट तब भी बीजेपी के पास था। ये एक तरह से सिर्फ अपने आप को एक्सक्यूज ढूंढना है और कुछ नहीं। इंडिया टुडे के साथ इंटरव्यू में उन्होंने एक बात ये भी कही कि उन्होंने ये कहा था कि अगर कांग्रेस अकेले बिहार में चुनाव लड़ेगी तो वो कांग्रेस के साथ एक अलायंस में जा सकते हैं। उन्होंने इस तरह की बात कही कि वो इसके बारे में सोच सकते हैं या कांग्रेस के लिए ये ज्यादा बेहतर रहेगा। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि उनका एक प्रेजेंटेशन हुआ था कांग्रेस के साथ, और बार बार मैं ये बात कहता हूं कि कोई ये पता नहीं है कि वो कांग्रेस के साथ प्रेजेंटेशन के बाद क्या हुआ, क्या उसके बाद ही ये स्ट्रेटेजी बनी कि वो कांग्रेस के साथ न रह के एक थर्ड फ्रंट बनाए और एक थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश करें ताकि बीजेपी क्योंकि सारे एक्सपर्ट ये बात कह रहे हैं कि अगर वो बहुत अच्छा करते, चुनाव के पहले भी वो कह रहे थे कि वो एनडीए को ज्यादा डंट करेंगे और चुनाव के बाद भी लोगों को यही लग रहा है कि वो एनडीए के अगेंस्ट एक फ्रंट तैयार हो सकते हैं। तो क्या कांग्रेस के साथ उनकी ऐसी कोई डील हुई थी? हालांकि इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कांग्रेस के साथ भी वो अलायंस में जा सकते हैं या जा सकते थे। ये कहना कहीं ना कहीं ये बात साबित करता है कि वो शायद कांग्रेस की तरफ से बैटिंग कर रहा है। हालांकि इसके बारे में कोई प्रूफ नहीं है तो आप नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह वो बिना प्रूफ के और अपने पॉइंट को रख रहे हैं, मैं भी एक पॉइंट ही कह रहा हूं कि हो सकता है कि कांग्रेस के साथ उनकी यही डील हुई हो, गॉड नोस, भविष्य में हो, इसको जानेंगे। बट एक ऑप्शन तो ये बन रहा है। अगर उनका यही क्लेम है कि उन्होंने ये कहा था कि राजनीति छोड़ देंगे लेकिन वो किसी पद पे नहीं है इसलिए क्या छोड़ेंगे, बिहार की बात वो करते रहेंगे, और उन्होंने ये कहा था कि 10 साल मैं बिहार के लिए दूंगा, तो अगर उनको बिहार में बहुत सुधार ही करना है तो वो पॉलिटिक्स में क्यों है? वो जन सुराज तो कम से कम छोड़ सकते हैं, वो एनजीओ स्टार्ट करके समाज सुधार कर सकते हैं, लेकिन उनके पॉलिटिकल मोटिव ही हैं, पॉलिटिकल एम्बिशंस ही हैं, इसलिए वो अपने आप के लिए एक एक्सक्यूज ही ढूंढ रहे हैं कि मैं किसी पॉलिटिकल पद पे नहीं हूं या इस तरह की बातें। दरअसल उन्होंने बड़े बड़े क्लेम्स किए थे अपने आप प्रचार करने के लिए, अपने आप को एक ऑप्शन क्रिएट करने के लिए, लेकिन जब वो हो नहीं पाया तो उससे भागने के रास्ते ही ढूंढ रहे हो। और इस तरह से इस व्यक्ति की खुद की क्रेडिबिलिटी अब बहुत क्वेश्चन में है, इनकी खुद की क्रेडिबिलिटी नहीं है, और अब आगे इनकी राजनीतिक गतिविधि या राजनीतिक सफर इनका जो रहेगा वो और ज्यादा क्वेश्चन के घेरे में रहेगा, क्योंकि लोग तो यही कहेंगे कि आप भी अदर पॉलिटिशियंस की तरह ही क्लेम करते हो, अदर पॉलिटिशियंस की तरह ही बड़े बड़ी बातें करते हो, लेकिन जब प्रूफ करने की बात आती है तो कुछ प्रूव नहीं कर पाते, कुछ काम नहीं कर पाते, तो लोग इनके ऊपर विश्वास क्यों करें? उन्होंने कहा आदरणीय नीतीश सीएम नहीं बनेंगे, वो भी बन गए। उन्होंने कहा जेडीयू को 25 सीटें नहीं आएंगी, वो भी आ गई। उन्होंने कहा वो राजनीति छोड़ देंगे, राजनीति में वो बने हुए हैं। तो एक तरह से अब इनकी क्रेडिबिलिटी खुद क्वेश्चन में है। अब क्वेश्चन आदरणीय प्रशांत किशोर के ऊपर है कि क्या वो कांग्रेस की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ वो जा सकते थे तो इसका मतलब उनके नजर में कांग्रेस का करप्शन नहीं है, और वो सिर्फ कुछ लोगों, कुछ राजनीतिक पार्टियों को ही टारगेट करने के लिए बैठे हुए हैं। अब उनके बारे में सवाल है कि क्या वो भी कांग्रेस 2.0 बनना चाह रहे हैं, कांग्रेस का एक ऑप्शन बनना चाह रहे हैं। अब चूंकि उनकी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन में है तो ये क्वेश्चन उनके बारे में पूछे जाएंगे कि क्या वो कांग्रेस के ऑप्शन के तौर पर काम करना चाह रहे हैं। क्या वो ये नहीं कोशिश कर रहे हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट वो ऑपोजिशन के एक फेस बन सके, और वही कोशिश करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जनसुराज और इस तरह के सारे आर्ग्यूमेंट्स बनाने, सारा हाइप क्रिएट करना कोशिश की थी, और आज वो अपने बातों से मुकर रहे हैं। और क्या वो दूसरे पॉलिटिशियंस से किसी बात के लिए अलग हैं कि जब वो इसी तरह के क्लेम कर रहे हैं जिस तरह के बाकी पॉलिटिशियंस ने किए, और फिर वो उसी तरह से भाग रहे हैं अपने क्लेम्स के से, उसी तरह से भाग रहे हैं कि उन्होंने कहा था राजनीति छोड़ देंगे, तो वो बाकी पॉलिटिशियंस से किस तरह अलग हो गए जो वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे? तो फिर जनता उनके ऊपर क्यों विश्वास करेगी? जनता उनके ऊपर क्यों विश्वास करे जब वो बड़े बड़े बातें कर देते हैं और फिर गिरगिट की तरह वो रंग बदल लेते हैं, फिर वो अपने आर्ग्यूमेंट्स और अपने एक्सक्यूजेस ले आते हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए। वो भी दूसरे पॉलिटिशियंस की तरह सिर्फ हवा में राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं और फिर चले जा रहे हैं। वो गलती और गुनाह जो कह रहे हैं हमसे गलती हुई होगी लेकिन गुनाह नहीं हुआ, तो वो इस तरह के एक्सक्यूजेस ला क्यों रहे हैं? उन्होंने सीधा कहना चाहिए कि भाई हमने पॉलिटिक्स की थी, हमने पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया था, लेकिन आप उसको भी नहीं मान रहे हो और आप ये भी कह रहे हो कि हाँ ठीक है हमने कहा था, हमने गलती की होगी, हमने गुनाह नहीं किया है। आपने गलती या गुनाह की बात नहीं, आपने क्रेडिबिलिटी बनाई थी अपनी, आप उसको लूज कर चुके हो।
और अब सवाल आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर है कि लोग आप पे विश्वास क्यों करें, क्योंकि आप तो बड़े बड़े बातें कर देते हो, फिर करना धरना आपको कुछ रहता नहीं है। आदरणीय प्रशांत किशोर को यह समझना चाहिए कि पब्लिक जो है ना, वो बड़े बड़े दावों से, बड़े बड़े वादों से अब कैरिड अवे नहीं होगी। अब लोग फंसने वाले नहीं है, क्योंकि अब लोगों के पास इंफॉर्मेशन का एक्सेस ज्यादा है। अब लोग फेक क्लेम्स को समझने की हिम्मत रखते हैं। अब लोग बड़े बड़े नारों में नहीं फंसते हैं, और उनको ये समझ है, चाहे वो जेपी के आंदोलन से हमारे पहले वाले पीढ़ी को ये समझ आ गई हो कि कुछ लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह के आंदोलनों का इस्तेमाल करते हो, या हमारी पीढ़ी हो जिसको केजरीवाल और आदरणीय अन्ना के आंदोलन से ये समझ में आ गया है कि सब लोग पॉलिटिकल गेन करने के लिए इस तरह के आंदोलन लेके आते हैं। इसलिए आदरणीय प्रशांत किशोर को अपने स्ट्रेटेजीज को लोगों के ऊपर डाल के ये सोचने की कोशिश, पोल स्ट्रेटेजिस्ट या जो इलेक्शन कैंपेनर की तरह वो सोचते हैं, उसको छोड़कर रियलिटी के साथ रहना चाहिए। उनको ये मानना चाहिए कि वो वही चुनाव जीते हैं जिस चुनाव में जीतने वाले के साथ ही वो रहे, जिस चुनाव में भी वो हारने वाले के साथ रहे, जिस चुनाव में भी वो कमजोर व्यक्ति के साथ रहे, कमजोर कैंडिडेट के साथ रहे, वो उसको नहीं जिता पाए हैं। जो धारा के साथ बहने वाला वो काम करते थे, उनको वही काम करना चाहिए। उनको ये सोचना नहीं चाहिए या ये गलतफहमी में नहीं पड़ना चाहिए कि वो धारा के विपरीत जीत जाएंगे। उनको ये समझना चाहिए कि या वो आदरणीय ममता बनर्जी हो, या जगन मोहन रेड्डी हो, या आदरणीय नरेंद्र मोदी हो, जिनके भी वो पॉलिटिकल कैंपेनिंग उन्होंने की, वो सारे जीतने वाले ही कैंडिडेट थे। इसलिए आदरणीय प्रशांत किशोर के पॉलिटिकल कैंपेनिंग जीत पाई। इसलिए आदरणीय प्रशांत किशोर ने उन लोगों का क्रेडिट खुद के साथ जोड़ा, न कि आदरणीय प्रशांत किशोर की वजह से वो जीते। और इस गलतफहमी से उनको बहुत जल्दी निकल जाना चाहिए। उनको ये सोचना कि वो कैंपेन करके लोगों के दिमाग में अपने स्पेस बना लेंगे, इसके बजाय लोगों के लिए काम करके अपना स्पेस बनाने की कोशिश करनी चाहिए। लोगों को बेवकूफ समझना उनको बंद कर देना चाहिए कि वो बाहर से आएंगे, मीडिया मैनेजमेंट करेंगे, वो मार्केटिंग करेंगे और लोग उनके साथ जुड़ जाएं। उनको ये समझना चाहिए कि मीडिया मैनेजमेंट या जो पॉलिटिकल कैंपेनर होते हैं, जो इवेंट मैनेजर्स होते हैं, पब्लिक उनसे ज्यादा स्मार्ट होती है, और उनको धारा के साथ जो तैरने वाली बात उगती थी, जीतने वाले कैंडिडेट के साथ वो जिस तरह काम करते थे, उनको वही काम करना चाहिए। उनको अपनी लकीर खींचने के लिए इस तरह के प्रयोग नहीं करने चाहिए। और अब जब उनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल टैंक कर चुकी है, तब तो उनके बारे में और सवाल है कि उनको ये 10 साल वो देना चाहते हैं वो दें, लेकिन उनको ये समझ लेना चाहिए कि पब्लिक का जो एक कॉमन सेंस होता है और पब्लिक की एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है, वो किसी भी पॉलिटिकल कैंपेनर, किसी भी इलेक्शन कैंपेनर, किसी भी इवेंट मैनेजर से ज्यादा स्ट्रांग और ज्यादा स्मार्ट होती है।